आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 10th की हिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड क्लास होने वाला है, जिसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमको यहाँ से पढ़ना है, पेज नंबर आपका 8 है। और इससे पहले हमने जो कुछ भी आपके 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के या फिर आपके 5 मार्क्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ? अब तक हमने फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में बात कर ली, इटली के एकीकरण की बात कर ली, जर्मनी के एकीकरण की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। तो ब्रिटेन एक देश का नाम है, ध्यान रखना है। राष्ट्रवाद की किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के खिलाफ हम आवाज उठा दें तो वो राष्ट्रवाद हो जाता, नहीं। राष्ट्रवाद के अंदर जब हम देश की विकास की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को हमेशा आगे की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। और ब्रिटेन में क्या है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू करी। ब्रिटेन में लोगों ने क्या करी? अपनी अधिकारों की मांग शुरू कर दी। इसके अलावा जो है अलग जो आंग्ल राष्ट्र है, उसने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्र और द्वीपों पर विस्तार आरंभ कर दिया। आलंग राष्ट्र जो है ये इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे और जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद में 1688 में संसद को राजतंत्र से शक्ति ले ली गई। अब यानी संसद को पावर मिल गई राजतंत्र से, राजा की सारी पावर किसको दे दी गई? संसद को दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पेपर में आता है क्वेश्चन बहुत बार कि ब्रिटेन में सबसे पहले राष्ट्रवाद जब हुआ तो तुमने इसमें ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, पावर राजतंत्र था वहां पर, राजा से पावर लेकर हमने किसको पावर दे दी? संसद को। संसद को, संसद क्या करेगी? पार्लियामेंट, ये करेगी, कानून बनाएगी, और जो कानून बनाएगी वो कानून माना जाएगा। 1707 में इंग्लैंड स्कॉटलैंड मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। अब ध्यान रखना है, पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है ये कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके जिसे बोलते हैं, यूके जिसे बोलते हैं, वो किसके किस किसके गठन से बना है? एक तो इंग्लैंड के और दूसरा स्कॉटलैंड, इन दोनों के मिलने से बना है। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में जो है आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब देखो यूनाइटेड किंगडम में पहले क्या थे? एक तो इसमें इंग्लैंड था, फिर स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड अब इसके बाद क्या किया गया? आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना है, आयरलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, वो 3 जगहों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम। और नए ब्रिटेन का जो प्रतीक और चिन्ह है उसको खूब बढ़ावा मिला, यानी नए चिन्ह ब्रिटेन के बनाए गए। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद यानी बाल्कन की समस्या, अभी पेपर में आता है बार बार, बाल्कन की समस्या क्या थी? तो बाल्कन एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पर एक अलग निर्जाति यानी अलग जाति रहती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे रोमानिया देश का नाम है, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सारे के सारी जगह वहां पर शामिल है। क्रोशिया देश का नाम है, क्रोशिया। ये सारे देश हैं आज के ज़माने में। ये क्षेत्र जो है सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे बाल्कन क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले जो मूल निवासी है, इन्हें क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है। पेपर में आ जाता है स्लाव किसे कहते हैं। तो जो बाल्कन क्षेत्र में रहते हैं उसे स्लाव कहते हैं, याद रखना है। इसमें कई सारे देश हैं, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोशिया और स्लोवानिया। इन्हें स्लोवानिया के लोगों को ज़्यादातर स्लाव कहा जाता है। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य पर नियंत्रण था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य को कहते हैं। तो मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा था इन क्षेत्रों पे ज्यादातर। बाल्कन राज्य में जो रुमानी है, वहां पर रुमानी राष्ट्रवाद के फैसले ओटोमन साम्राज्य के विकसित से स्थापित काफी विस्फोटक हो गए। यानी इसमें बताया गया जो बाल्कन क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे जैसे मुस्लिम साम्राज्य कमजोर हुआ, वैसे वैसे यहाँ पर आजादी की मांग शुरू हो गई। और यही रीजन है, आज वर्तमान समय में देखोगे ये जो पहले एक ही हिस्सा थे सारे के सारे, अब ये सारे के सारे अलग अलग देश बन गए। इन सभी ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, टकराव हुआ। और आज के ज़माने में यूरोप जो है, यूरोप की शक्तियों के, तो यूरोप के ताकतवर देश जो हैं उनमें भी इनमें से कई देश आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। राज्य की दृश्य की कल्पना, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में कई नए राष्ट्र बने, कई नए राष्ट्र बने। अब ये कई नए राष्ट्र कहाँ कहाँ बने, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये यूरोप में भी बने, ये अमेरिका में भी बने, ये एशिया में भी बने। अगर आप देखोगे भारत को,
तो भारत पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, भारत कोई देश नहीं था। लेकिन 1947 के बाद से भारत बना, भारत के साथ पाकिस्तान बना, भारत के साथ ही क्या बन गया, पाकिस्तान। 1971 में देखोगे भाई पाकिस्तान से भी अलग होकर क्या बन गया, बांग्लादेश। ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग देश बनने लगे। तो मैंने आपको बताया ये जो आंदोलन हो रहे थे जगह जगह, जनता जो आंदोलन कर रही थी, इन आंदोलन का ये परिणाम निकला कि कई सारे राष्ट्र राज्य जो है उनका उदय हुआ, और कई राष्ट्र राज्य जो है वो कलाकारों के, कवियों के और साथ ही साथ में विद्वानों के विचारों से प्रेरित होकर बने। राष्ट्रों की राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, और राष्ट्र में व्यक्ति का जमाव पहनते हुए नारी रूप में उन्हें चुनाया जाता था। अब यहाँ पर देखो कहीं यहाँ पर महिला के रूप में राष्ट्र को दिखाया गया है, और जिस जगह पर महिलाओं को सशक्त रूप से दिखाया गया है, नारी शक्ति के रूप में देखोगे, नारी की छवि के रूप में, जैसे फ्रांस में एक ईसाई थी जिसका नाम था मैरियाना, उसे दिया गया। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया नारी शक्ति को लेकर। अभी आपने कुछ अगर डायग्राम इसमें तो दिए नहीं हुए, आप बुक में देखोगे तो आपको बुक के अंदर डायग्राम दिखेंगे अलग अलग देशों के अंदर। अभी आता है फ्रैंकफर्ट संसद, ये भी आ सकता है। जर्मनी के इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन, शहर मिल गए। यानी जर्मनी में क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, तो उन्होंने अपना एक अलग समूह बनाया जिसे फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया। ये जर्मन की नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करती थी, यानी जो जर्मनी में कौन कौन लोग क्या क्या फैसले लेंगे उनको चुनने के लिए यहाँ पर लोग आते थे। 18 मई 1848 में 831 यानी 831 लोगों को चुना गया और फ्रैंकफर्ट संसद में उन्हें भेजा गया। इस फ्रैंकफर्ट संसद में वो गए, वहां पर ये डिसाइड कर दिया गया कि जो भी लोग वहां जाएंगे वो सारे के सारे फैसले लेंगे। उन्होंने एक नया जर्मन राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान तैयार किया, क्या कानून बनाए जाएंगे देश के अंदर, क्या कुछ नहीं होंगे। और प्रशा के जो राजा थे जिनका नाम था फेडरिक विल्हेम फोर्थ, चतुर्थ का मतलब है फोर्थ, उन्होंने ताज पहनने की पेशकश की तो उन्हें अस्वीकार करके राजाओं के साथ निर्वाचित सभा का विरोध किया। अब भाई वो राजा बनना चाहता था लेकिन उसे लोगों ने राजा बनने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनता के द्वारा जो चुने जा रहे हैं वो शासन करेंगे, आप नहीं। ठीक है भाई। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे और जो ज्यादातर ताकतवर लोग थे वो सब राजा को सपोर्ट कर रहे थे। सीधी सी बात है, जनता में कोई भी चुना जा सकता है तो वो शासन में आ जाएगा, और कुलीन वर्ग शासन में रहते हैं तब जब राजा रहता है, इसलिए राजा की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, पिछली बार भी आया था, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। राष्ट्रवाद में महिलाओं का क्या योगदान है। महिलाओं का ये योगदान है कि पहली बात तो महिला राजनीतिक संगठनों में शामिल हुई। दूसरी बात, समाचार पत्रों के प्रकाशन में, नहीं समाचार पत्रों को छापने में इन्होंने अपनी क्या बनाई, भूमिका बनाई। वोट वगैरह किए, इन्होंने भी वोट किए, वोट के लिए इन्होंने संघर्ष किया, और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन में भी पार्टिसिपेशन किया। अब ये कई बार पेपर में एक नंबर में आता है, जैसे टूटी हुई बेड़ी किस बात का प्रतीक है, आजादी मिलने का। जो है बाज छाप वाला कवच किसका प्रतीक है, जर्मन समुदाय की शक्ति का। बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है, वीरता का। तलवार किसका प्रतीक है, मुकाबले की तैयारी की। तलवार पर जैतून की डाली किसका प्रतीक है, शांति का। काला व सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक है, उग्रवादी का। और उगते सूरज की किरण किस बात का, एक नए युग की शुरुआत का। पेपर में आता है 100%, 100% यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा, लास्ट ईयर भी बना था। इस तरीके से आप देखो, मैंने बताया था महिलाओं को दिखाया जाता था महान रूप से, तो ये महिलाओं को दिखाया जा रहा है। वैसे क्या है, 1850 का डाक टिकट में जो है मेरियाना की तस्वीर बनाई गई, जो कि फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, ये फ्रांस की थी। देख रहे हो ये मेरियाना, ये रही। इसके बाद कह रहा है चित्रकार एक जिसका नाम है फिलिप वेस्ट ने जर्मनी को यह चित्र 1848 में बनाकर दिया। इसमें जो है आपका सेंट पॉल चर्च की छत पर से लटकता हुआ, जहां पर फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। और तीसरे में बताया गया कि विभिन्न, ये है ये वाला मेरियाना, ये वाली है, ये वाली ये है, ये वाला ये विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिन्हें दिखाते राष्ट्रवाद, जिन्होंने का उपयोग करते थे, तलवारों का उपयोग करते थे, बाज के उसका उपयोग करते थे। तो ये सारी चीजें, कुछ कथन है जो पेपर में आ सकता है कि क्या ये लाइन किसने कही है, मैट्रिक ने कही है, फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मैथ्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये मैट्रिक ने कहा था। ठीक है, ये दोनों की स्टेटमेंट याद रखना, पेपर में आता है, और इस तरीके से चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है आपका। अब क्वेश्चन आंसर
तो इसमें देखो पेपर में मैचिंग में आ रहा है, अभी बताया था तलवार किस बात का प्रतीक है, टूटी हुई बेरी है, मुकाबले की तैयारी का, उगते हुए सूरज क्या है, नए युग की शुरुआत, अब ये वाला ही हो जाएगा। अब इसमें भी मैचिंग करना है, पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इसको कर लेना। देखो फेडरिक सेरियो कहाँ का था, बताया था फ्रांस का था, फ्रेंच का था, तो आपको याद होना चाहिए सारी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके पेपर में आए और आप कर ना पाओ। देखो 1804 में नागरिक संहिता के बारे में क्या किया गया था, कानून के समक्ष समानता, संपत्ति की हकदार, ये उपयोग तो सभी हो जाएगा इसका। निरंकुश के खिलाफ आवाज उठाई थी, देखो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन होने आएंगे, आप करोगे तो कोशिश करना, ठीक है भाई। अगला अब अगला चैप्टर करेंगे हम।